नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आप सभी का इस वीडियो चर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो चर्चा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करूंगा। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में इनकी बाकायदे चर्चा की गई है। आर्टिकल 36 केवल राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है और आर्टिकल 37 ये बताता है कि इनको कानून के द्वारा हम लागू करा सकते हैं या नहीं लागू करा सकते हैं। इस प्रकार से आगे आने वाले 38 से लेकर के 51 तक जितने भी इसमें अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि जब राज्य कानून बनाएगा, ये जब भारतवर्ष कानून बनाएगा तो इन कानून का इसी आधार पर बनाएगा, यानी जो नीति निर्देशक तत्व में जो पॉइंट दिए गए हैं, संकेत दिया गया है, उल्लेख किया गया है, इसके अनुसार बनाएगा तो निश्चित रूप से जनता के लिए कल्याणकारी कानून होंगे और हमारा राज्य वेलफेयर स्टेट बन सकेगा। तो भारतीय संविधान सभा के जो संविधान निर्माता के सदस्यगण थे, उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारा देश आज आज़ाद हुआ है और आज हमारे देश में जनता के कल्याणार्थ कानून नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर भावी सरकारें या भावी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जनता के लिए हितकर कानून बनाएंगे और नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेंगे, उनके आधार पर कानून बनाएंगे। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट उभरते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है और छात्रों के लिए, सामान्य जनों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी, इसलिए ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ये भाग 4 में दिए गए हैं और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान में कुछ संशोधन भी हुए हैं और वो संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हुए हैं। इसमें संशोधन है 42 यानी 42वां, 44, 44वां, 86, 86 एंड 97 और 97, मतलब कि 97th संविधान संशोधन। इस प्रकार से 4 संशोधन हमारे हुए हैं, 42वां, 44वां, 86वें और 97वें। इतने संविधान इसमें संशोधन भी हो चुके हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका लागू करवाना न्यायालय की बाध्यता नहीं है। इनको किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। ये केवल एक राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले आधार बिंदु हैं और इसका एक आशय, उद्देश्य, उपादेयता इनकी यही है कि इनका समावेश करने के बाद में सरकारें हैं, वो सरकारें जो भी कानून बनाएंगी वो इनके आधार पर बनाएंगी। तो इसकी चर्चा करने के बाद में मैं बाद में इसके बारे में और कुछ जोड़ना चाहूँगा और ये देखूँगा कि इसमें भारतीय संविधान में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व का समावेश हुआ है, इनमें कुछ फलीभूत हुआ कि नहीं हुआ है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो इसमें 36 है। 36 कहता है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 में है। तो भाग 3 में राज्य को बाकायदे एक्सप्लेन किया गया है और एक्सप्लेनेशन में इसमें अनुच्छेद 12 में इसको विधिवत इसमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में इसमें क्या बताया गया है। अनुच्छेद 12 में ये बताया गया है कि इसमें केंद्र सरकार, पार्लियामेंट और भारतवर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार यानी राज्य सरकारें और राज्य सरकारों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी जहाँ तक भारत का भूभाग है और जहाँ तक ऐसा क्षेत्र है कि भारतवर्ष का शासन चलता है, मतलब कि इंडिया के कंट्रोल में है, वो सारा का सारा वो संपूर्ण क्षेत्र है वो
भारतवर्ष के राज्य के अंतर्गत आता है और यही राज्य की डिफिनीशन है। तो ये राज्य की डिफिनीशन हो गई और ये भाग 3 में दी गई है। तो इसको हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। और देखिए इसमें क्या दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक की राज्य सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। ये इसमें परिभाषा दी गई है। अब इसके बाद में जब हम आर्टिकल 37 की बात करते हैं तो आर्टिकल 7 में ये दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा इनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन ही नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें से अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी ये राज्य का कर्तव्य होगा, ये उसके लिए बताया गया है। अब हम 38 में आते हैं। आर्टिकल 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें क्लास 2 है, इसमें क्लास पहला और 2। इसमें पहला क्लास कहता है राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना करना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य क्या करेगा, राज्य ऐसा करेगा कि राज्य इस प्रकार से भविष्य में कानून बनाएगा, ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय भी हो, सभी प्रकार शामिल हो, चाहे संस्थाएं बने, चाहे कुछ नियम कानून बने, और लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी लोक कल्याण के लिए, उसको प्रमोशन के लिए, लोक कल्याण के बढ़ावा के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो इसमें हर जगह प्रयास करने की भाषा दी गई है और ये भाषा, ये आज मैं 2021 में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भाषा ये 1946 यानी 1946 से लेकर के और ये वही 48-49 के बीच की भाषा है। तो उस समय ये राज्य से अपेक्षा की गई थी कि राज्य ऐसा करेगा, इसलिए इसमें आर्टिकल में यही दिया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा ना, यानी स्टेट शेल इंडीवर, राज्य प्रयास करेगा, इस प्रकार की भाषा दी गई है। अब 38 का जो क्लास 2 है, इसमें राज्य विशिष्टतया क्या करेगा, आय की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और राज्य ऐसे प्रयास करेगा, ऐसे कानून बनाएगा जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के बीच में प्रतिष्ठा भी हो, सुविधाएं हों और अवसरों की असमानता को दूर किया जाए, यानी समान अवसरों को प्रमोशन दिया जाए। आर्टिकल 39 में दिया गया है राज्य सरकार द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ऐसे उसमें ये उम्मीद ज़्यादा जोर दिया गया है, यहाँ पर स्ट्रेस किया गया है कि अभी स्टेट क्या करेगा, इनको फॉलो करेगा। ये अनुसरणीय पॉलिसी के एलिमेंट्स हैं। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता यानी विशेष प्रकार से, स्पेशल रूप से इस प्रकार संचालन करेगा, सुनिश्चित करेगा कि पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, यानी इनका जो ओनरशिप है एंड इनका कंट्रोल है, स्वामित्व और नियंत्रण, ओनरशिप एंड कंट्रोल इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से सभी का साधन हित हो। यानी इसमें ये दिया गया है कि जो हमारे देश के साधन और संसाधन हैं उनको इस प्रकार से उनका स्वामित्व, नियंत्रण, कंट्रोल होगा, सरकार के अंतर्गत हो, ताकि सामूहिक लोगों का हित शामिल हो। ऐसा ना हो कि केवल वो कुछ लोगों की प्रॉपर्टी बन जाए और कुछ लोग ही उसका लाभ उठा सकें। इसके बाद में नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था
इस प्रकार से हो जिससे धन और उत्पादन के संसाधनों का एक जगह संकेंद्रण न हो जाए। ऐसा न हो कि प्राइवेटकरण में सारा चला जाए और सब प्राइवेटाइजेशन हो जाए और निजीकरण में हो जाए और निजीकरण का एक मालिक हो जाए और जितने साधन हैं सब उसके ही गोदाम में भर जाए और संकेंद्रण ऐसा हो जाए कि वो अपनी मनमर्जी से करे, तो ये पब्लिक के लिए हितकारी न हो। तो इसीलिए इसी आइडिया से के अनुसार भारतवर्ष में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया गया है। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी अच्छे नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और उनकी शक्ति के अनुसार उनको कार्य दिया जाए। बालकों को सुकुमार वय का दुरुपयोग न हो, वय का वय माने उम्र का, छोटी उनकी हल्की उम्र का उनका दुरुपयोग न हो। और ऐसा हो कि आर्थिक अभाव से विवश होकर के लोग ऐसे अनैतिक और गैर कानूनी कार्यों में जा पड़ें। तो इस चीज़ को रोकना और समझना इसका राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य की ड्यूटी होगी। दूसरा है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए उनके अवसर बनाए जाएंगे, सुविधाएं दी जाएंगी और बच्चों का किसी प्रकार से क्या ऐसा ना हो कि नैतिक और आर्थिक उनका परित्याग हो। अगर कोई परित्याग कर रहा है तो उससे रक्षा करना स्टेट की ड्यूटी होगी। आर्टिकल 39 का में बताया गया है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक व्यवस्था। इसमें ये बताया गया है कि भारतवर्ष के जो भी राज्य है, राज्य के अंतर्गत एक समान न्याय प्रणाली होगी, सभी को एक समान न्याय मिले और अगर कोई लाचार असहाय व्यक्ति है तो उसको विधिक सहायता भी मिले। इस प्रकार जैसा कि आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जो विधिक सहायता है और एक यूनिफॉर्म जुडिशरी सिस्टम है, ये इसी नीति निर्देशक तत्वों का ये रिजल्ट है। अब आर्टिकल 40 में आते हैं। आर्टिकल 40 में दिया गया ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसमें ये कहा गया कि सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, उन्हें कुछ प्राधिकार देगा, उन्हें कुछ अधिकार देगा जिससे कि अपने ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कुछ वो अपने वेलफेयर की योजनाएं या कुछ वहाँ पर संचालन कर सकेंगे, यानी पब्लिक कल्याण के कार्य कर सकेंगे। आर्टिकल 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। जैसे कि राज्य की शक्ति और सामर्थ्य होगी उसी के अनुसार वो प्रत्येक व्यक्ति को काम भी देगा, काम की गारंटी देगा, थोड़ा दे कम दे। शिक्षा समय समय पर शिक्षा को भी उसी प्रकार से अधिकार होगा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। तो इसको देखते हुए भी राज्य सरकार ने मतलब राज्य और केंद्र सरकार ने समय समय पर काफ़ी काम किया है। आर्टिकल 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, उसमें ऐसा प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 42 के अंतर्गत कि जो वर्क होगा उसकी न्याय संगत यानी जस्टिफाइड, न्यायोचित और मानवोचित दशाओं का, यानी जिससे जो काम लिया जाएगा उससे वही काम लिया जाएगा जिस काम के लिए भर्ती किया गया है। किसी काम को किसी से ऐसा काम नहीं लिया जाएगा कि जहाँ जो प्लेस है, वर्किंग प्लेस है, वो इतना टेम्परेचर उसका ख़राब है या वो जीवन के लिए क्या कहते हैं कि खतरनाक स्थिति है, तो उससे ऐसे रिस्क वाला काम नहीं लिया जाएगा और उसको मानवोचित पूरी सिक्योरिटी के नॉर्म्स उसको दिए जाएंगे और जोखिम का भी सारा प्रबंध किया जाएगा। ये सब सारा इस आर्टिकल 42 का मूल आशय है और कहता है राज्य काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अब ये जो बच्चे होते हैं तो बच्चे होने के समय जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, सही रहें, उनका जीवन बचे, इसलिए भी क्या कहते हैं स्टेट पूरी मेडिकल की फैसिलिटी का उपबंध करेगा। आर्टिकल 43 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि, जो लोग काम करेंगे उनके लिए निर्वाह के लिए मजदूरी भी दी जाएगी। अब अगर उसमें है कि पहले तो अंग्रेज़ों का समय था कि काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा। अब इसमें ये कहा गया कि कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी जरूर मिलेगी। निर्वहन का अर्थ दो चीज़ मिले सकते हैं, एक तो उनको मिनिमम मजदूरी दी जाएगी, दूसरा अगर वो सस्पेंड हो जाते हैं किसी कारण से तो उनको कुछ पैसा मिलेगा ताकि जीविका तो उनकी चल सके। तो इसको दोनों अर्थों में इसको लिया जा सकता है। और आदमी कोई प्रकार किसी प्रकार से काम करेगा तो इसमें कहते हैं इसमें बताया गया है
कि ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे कि जहाँ पर बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते, बहुत पैसा नहीं लगाया जा सकता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के सहारे लोगों का जीवन यापन चल सके। आर्टिकल 43 का के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। इसमें यह है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये इस ओर इंगित करता है कि जो हमारा सरकारी इंडस्ट्री है, सरकारी इस्टेब्लिशमेंट है, सरकारी फैक्ट्रीज है, वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसके लिए बाद में तमाम कानून बने हैं और आज कर्मचारी गण अपनी यूनियन के द्वारा, अपनी रजिस्टर्ड यूनियन के थ्रू और विभिन्न फोरम के थ्रू मैनेजमेंट में अपनी समस्याओं को रख रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और उनको सलाह भी दे रहे हैं। तो कर्मकारों का प्रबंधन में भागीदारी के लिए दो आशय है। एक तो वो अपने हितों के लिए डिमांड करेंगे और दूसरे आवश्यकता पड़ने पर डिपार्टमेंट की हित की सलाह भी देंगे और ऐसा करते भी हैं। मैंने अपनी सर्विस लाइफ में ऐसा देखा है कि कर्मचारी संगठन सरकार को ऐसी सहायता देते हैं जिससे कि सरकार फलीभूत होती है। आर्टिकल 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये सारी उनको जो है समान नागरिक संहिता, मैंने पूरे देश में एक समान आचार संहिता हो, सबके लिए एक समान रूल हो, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। ये प्रयास करने के लिए बताया गया है। आर्टिकल 45 में बताया कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध, तो यानी उपबंध। तो इसमें यह दिया गया है कि बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा हो और निःशुल्क शिक्षा हो। आर्टिकल 46 में दिया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जिससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी जो उनके मामले हैं उसमें उनका अभिवृद्धि हो। अभिवृद्धि माने इम्प्रूवमेंट हो, यानी बढ़ोतरी हो और अच्छा प्रगति हो। आर्टिकल 47 में दिया गया पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। अब इसमें क्या है कि पोषण भी ठीक हो, लोगों का ठीक हो, बच्चों का ठीक हो, महिलाओं को ठीक हो, कुपोषण के शिकार से उनको बचाया सके, उनका लाइफ आप जो है जो स्टैंडर्ड ऑफ उनका लिविंग है वो उनका डेवलपमेंट हो, और लोक स्वास्थ्य और जो पब्लिक हेल्थ है। तो पब्लिक हेल्थ तभी होगा जब राज्य जगह जगह अस्पताल बनाएगा, तो अस्पतालों को वो करेगा, बीमारियों से लड़ेगा और पब्लिक को बचाने का प्रयास करेगा और लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं देगा। तो इसी आशय से इस आर्टिकल 47 का वो मतलब इसमें समावेश किया गया। आर्टिकल 48 के अंतर्गत बोला गया कृषि और पशुपालन संगठन, सरकार कृषि और पशुपालन के विकास के लिए भरसक प्रयास करेगी। इसके लिए कृषि के लिए विभिन्न योजनाएं बनाएगी, वेलफेयर कार्यक्रम लागू करेगी, किसानों को लाभ देगी, तमाम इसमें अनुसंधान केंद्र खोलेगी और पशुपालन के भी ऐसे संगठन बनाएगी जिससे कि पशुओं का हो, उनका संरक्षण करेगी और ये जो अच्छे जो उपयोगी गाय हैं, बछड़े हैं, दुधारू जानवर हैं और माल भाग पशुओं हैं, इनका परीक्षण करेगी और इनका काटना और इनका जो है नष्ट करना और इनको हानि पहुंचाना से इनका संरक्षण करेगी। आर्टिकल 48 का के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। इसमें पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन, वन और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने के लिए भी इसमें बताया गया है। आर्टिकल 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, संस्थान हैं, वस्तुओं के संरक्षण के प्रयास करने के लिए भी इसमें बताया गया है कि राज्य की ड्यूटी होगी कि ये जितने हमारे नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं और प्लेसेज हैं, नेशनल पार्क हैं, बड़े बड़े हमारी और भी पार्क हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन है, इनका सबका रक्षा सुरक्षा हो और जो जितनी वस्तुएं हैं सरकारी, उन वस्तुओं की भी रक्षा हो, इसके लिए भी राज्य सरकार इसमें प्रयास करेगा। अब आर्टिकल इसमें 50 ये बता रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होगा
अब कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण इसलिए ज़रूरी महसूस किया गया कि कार्यपालिका सरकार होती है, अगर सरकार न्यायपालिका पर हावी हो जाएगी तो न्यायपालिका कोई निर्णय नहीं दे पाएगी, क्योंकि न्यायपालिका को काफ़ी निर्णय तो सरकार के खिलाफ भी देने पड़ते हैं। जब सरकार जुर्म ढाती है, जुर्म ढाने की कोशिश करती है, सरकार किसी की हो, तब जनता या जनता के प्रतिनिधि न्यायपालिका के पास जाते हैं। अब न्यायपालिका तो सरकार को डायरेक्शन देती है कि आप ऐसा जुर्मकारी काम ना करें या गलत काम ना करें, या ये जनता से अहितकारी कानून इसको पास ना करें। तो ऐसा है कि यदि कार्यपालिका न्यायपालिका पर हावी हो जाएगी तब तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी, अपनी मनमर्जी की कार्य करा लेगी। इसीलिए इसमें आर्टिकल 50 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य लोक सेवाओं न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये इसमें दिया गया है। अब इसका आखिरी जो 51 आर्टिकल है, 51 आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राज्य इसमें का खा गा घा 4 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट का में है यानी कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, खा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, गा संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर करने का, और घा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थम के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यानी ये 51 जो 51 है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति है और सुरक्षा की वृद्धि करेगा, कौन? राज्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति भी मेंटेन करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा राज्य की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। ये राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। सेकंड पॉइंट में राष्ट्रों के बीच न्याय संगत, जो राष्ट्र है उसमें जस्टिफाइड न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। अब इसमें दो है कि न्याय संगत जो जस्टिफाइड बात है, और दूसरी सम्मानपूर्वक। सम्मानपूर्वक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को मेंटेन करना बड़ा कठिन काम है। अब जो ताकतवर राष्ट्र है तो वो तो जो कमज़ोर राष्ट्र है तो उसकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है कि वो गरीब राष्ट्रों को सम्मान से रखे या सम्मान से ना रखे। इसमें कहा गया है कि कोई भी देश हो, चाहे देश कोई भी हो, हम सबसे सम्मानपूर्वक संबंध बनाएंगे, यानी इक्वलिटी के संबंध बनाएंगे। और इसी बात को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये मोस्टली कहा करते हैं कि ना हम विश्व स्तर पर ना तो हम किसी को आँख दिखाएंगे, ना मैं किसी की आँख देखूंगा। यानी हमारा व्यवहार, हमारा कंडक्ट हमारा बराबरी का होगा। पॉइंट ग में है संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों, जो संगठित लोग एक दूसरे के जो प्रैक्टिस है, व्यवहार हैं, उन व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ है, और संधि जो हमारी बाध्यताएं हैं उनको आदर करने का। हमने जो हमारे देश ने जो अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है, पहले बात तो एक इंटरनेशनल लॉ है, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं हैं जिसमें हम लोग बाउंड हैं ऐसा करने के लिए, वो मानने के लिए, उसका आदर करेंगे। हमारे यहाँ के लोग जो भी एक उनके जो संगठित लोग हैं, संगठित लोगों की बात की गई है, जन सामान्य और संगठित लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी लॉ है और अंतर्राष्ट्रीय जो बाध्यताएं हैं उनके प्रति आदर करने का। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है तो उनको आर्बिट्रेरी मध्यस्थम के माध्यम से निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। वो चाहे अपना मामला हो चाहे दूसरे का हो। ये स्टेट क्या प्रयास करेगा कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद है तो उसको उलझाने के बजाय सुलझाने का प्रयास करेगा और आर्बिट्रेशन मध्यस्थम के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेगा। तो ये हमारे इतनी पूरी ये व्याख्या रही, और ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये सारे बिंदु दिए गए हैं, और ये भारतवर्ष के लिए कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये एक आधार बन जाता है। और इन्हीं को आधार मानकर जब कोई सरकार कानून बनाती है तो निश्चित रूप से राज्य के लोगों का कल्याण होता है, और यही इसका आशय भी था। यदि कोई पूछे कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश करने का आशय क्या था, इंटेंशन क्या था, तो इसका यही एक सटीक उत्तर है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का समावेश करने का मूल ये था
कि इनके आधार पर ही कानून बना करके भारतवर्ष को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में इसको इस्टेब्लिश करना और हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से एक संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना। तो यही इसका मूल था। और अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसमें देखते हैं कि ये तो संविधान बनने के समय की भाषा थी और ये अपेक्षा थी और एक्सपेक्टेशन थे। आज़ादी के बाद जब से हमारा देश 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से आज तक अगर आकलन करें तो लगभग 71 ईयर्स के बाद में क्या ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, क्या इनका कुछ यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है? उत्तर मिलता हाँ हुआ है। इसके आधार पर 1948 में फैक्ट्री एक्ट बना, जिससे कामगारों की दशाओं को काफ़ी सुधारा गया और उसमें स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन के लिए छुट्टी और उनका मेडिकल सारी सब कंडीशंस हुई और बाकायदे एक डेमोक्रेटिक वे पर कर्मचारियों का आधार मिला और कर्मचारियों को अपना एक वैधानिक अधिकार मिला रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जिससे यूनियन के लोग अपनी जो ग्रीवेंस हैं उनको JCM 4, JCM 3, JCM 2 के द्वारा सरकार तक जा कर के अपनी बात रखते हैं। और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम बना और इसके बाद में तमाम और कल्याणकारी संस्थाएं बनी हैं, लोगों का लोक कल्याण भी किया गया है और तमाम इस प्रकार से ऐसी सारी नियम कानून बने हैं कि जिनके आधार पर ग्राम पंचायतों का गठन भी हो गया है। काम में भी मनरेगा के द्वारा गारंटी दी गई है और बच्चों की शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है और लोक सहायता भी दी गई है। लोक सहायता तो सरकार कुछ न कुछ सहायता दिया करती है, कभी लोगों का कर्जा माफ़ करती है किसानों का, तो कभी उद्योगपतियों का बड़ा कर्जा माफ़ कर देती है, तो कभी बच्चों को खाना खिलाती है, किताब देती है, वो करती है। तो जितना राज्य सरकार से हो सकता है उतना राज्य सरकार लोक सहायता भी देती है और लोक कल्याण का कार्य करती रहती है। अब यहाँ पर एक ये बात है कि डिमांड तो ढेर सारी होती है राज्य में जितनी आय है और राज्य का जितना खर्चा है, तो पहले राज्य के लिए खर्चे निकालने आवश्यक है। उसके बाद में जो कुछ पैसा बचता है उस पैसे से लोक कल्याण की बात होती है और कुछ उसमें जब हमारे देश में आपदाएं आती हैं तो आपदाओं को मैनेज करने के लिए भी साधन या संसाधन लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हम देख रहे हैं। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय शांति को देखते हैं, भारतवर्ष तो वैसे भी एक निर्गुट उसमें रहने वाला देश है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हमेशा ही ये प्रयास किया करता है और अपने आप से कहीं अटैक करता नहीं है। और आज ये भारतवर्ष विश्व पटल पर अपनी एक अच्छे राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो इस प्रकार से आज की ये चर्चा रही और आप लोगों ने लंबी चर्चा सुनी, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपसे मेरा एक और अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको दूसरों को फॉरवर्ड कर देना। जो व्यक्ति भी इस वीडियो को सुनेगा तो कुछ न कुछ उसको ज्ञान अवश्य मिलेगा, एक आधारभूत तो जानकारी हो जाएगी कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान की ये जो गवर्नमेंट मैंडेट संविधान है, अगर वो कहीं मिल जाएगा तो उसमें सारी एक क्लास एकदम हिंदी और अंग्रेज़ी में डिटो एकदम दिए गए हैं। और मैं अपने वीडियो में भी कुछ मैं इसमें लिख करके नोट्स भी दे रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले करके उसको भी ले सकते हैं। और ये वीडियो ला के विद्यार्थियों के लिए, ला में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सिविल सर्विस में जो बैठने वाले बैंकिंग वगैरह उनके लिए भी उपयोगी है, अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है, छात्रों के लिए उपयोगी है और सामाजिक लोगों के लिए उपयोगी है। खास तरीके से एक बात विशेष तरीके से और भी है कि यदि कोई व्यक्ति लीडर बनने जा रहा है और उसको बड़े लेवल का लीडर बनना है तो उसको ये नीति निर्देशक तत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में कम से कम अगर वो बड़ा व्यक्ति बनता है और देश का नेतृत्व प्रदेश करता है तो कम से कम इस नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर भविष्य में भी वो कानून बना करके जनता का भला कर सके। तो जनता का भला होता रहे, आप सभी को जानकारी मिले, इसी आशय के साथ में मैं आज की चर्चा को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।